हमारे सेल्टेक्स कन्नीराम जी प्रधान हैं, आप आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली। यस सर, यस सर। इलेवन भारत के आज उद्घाटन समारोह में मंचा सिंह एसीबी के एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह जी, अशोक जी, सागर साहब एवं अन्य मंचासीन अतिथिगण एवं एनसीसी के कैडेट्स एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जीवन में आपको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, एक लक्ष्य दृढ़, उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय से मेहनत करनी पड़ेगी और सतत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि एनसीसी कैडेट बैठे हैं, मैं जैसे बचपन में मेरी भी इच्छा थी कि एनसीसी कैडेट रहूं, लेकिन रहा नहीं। मेरे परिवार में कई एनसीसी कैडेट रहे हैं, उस बाद में वो आर्मी में भी गए हैं। तो एनसीसी कैडेट का जो सबसे बड़ा मैं गुण मानता हूँ वो होता है अनुशासन। और जो एनसीसी कैडेट जो होते हैं वो उन जीवन पर्यंत ये गुण उनमें होता है। अभी जैसे कर्नल साहब ने कहा था कि आपके कई क्रियाकलाप होते हैं, तो ये क्रियाकलाप समाज को एक अच्छा परिवेश देने के लिए होता है। और कोई भी आपदा है या ऐसी कोई समस्या है जिससे आप उनका समाधान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको जीवन में सफल होना है तो एक लक्ष्य रखना पड़ेगा और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य नीचा रखेगा तो आप मेहनत उतनी कर पाओगे। आप जब लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो उसके अनुरूप आप मेहनत कर पाएंगे। आपको सतत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि कहा भी गया है कि अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति, जैसे कोई बच्चा चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आप उसमें पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करेंगे तो आपको अपने आप ही अवसर मिलते रहेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि कोई किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से लग जाता है तो सारी कायनात भी उसका साथ देती है। तो मेरा मानना है कि जो भी लक्ष्य रखें ऊंचा रखें एवं उसमें सतत मेहनत करें, चाहे समस्याएं कितनी भी आए लेकिन आप लक्ष्य में अवश्य होंगे। अभी जैसे सामने कहा है एक राष्ट्रीय चरित्र वो होता है जो किसी देश के नागरिकों में परिलक्षित होता है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जैसे जापान जैसे विकसित नागरिक हैं, विकसित देश में जो नागरिक होते हैं वो सड़क पे कोई भी थूकता नहीं है, पीक नहीं थूकता है, वहां पे जुर्माना लगता है, कैमरे लगे रहते हैं वहां पे। लेकिन हमारे जैसे देश में नहीं है। तो ये हमको बचपन से ये गुण विकसित करने पड़ेंगे कि हमको अपने परिवेश में साफ सुथरा रहना है और पर्यावरण के प्रति अपन को कार्य करना है। क्योंकि आजकल जो विकसित होते जा रहे हैं, जो कई कारखाने बढ़ रहे हैं, पर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें पर्यावरण के प्रति भी एक अच्छी चेतना लानी पड़ेगी और हमें पौधे वगैरह लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ये बचपन से ही हमको आदत डालनी पड़ेगी। तो एनसीसी कैडेट हैं, आगे जाकर अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं, तो ये उनको अपने जीवन में लाना पड़ेगा कि वो समाज सेवा करें, अपने परिवेश रहें। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों में है आजकल जैसे सोशल मीडिया वगैरह है, न्यूज़पेपर भी अवश्य पढ़ना चाहिए हमेशा। सुबह न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ते हैं, आप हाथ खड़ा करेंगे? हाँ, तो न्यूज़पेपर भी आपको घर पे आता है तो न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। इससे क्या कि आपको विश्व की है, देश की है, अपने प्रदेश की है, क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि जब आगे आप प्रशासनिक सेवा में या तैयारी करेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट होता है सामान्य ज्ञान, उसमें ये न्यूज़पेपर पढ़ना आपको बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। जैसा कि मुझे अभी कर्नल साहब ने कहा कि थोड़ा जीएसटी के बारे में मतलब बताना है, तो मैं जैसे जीएसटी ऑफिसर हूँ, तो भारत में अपने दो प्रकार के टैक्सेस प्रणाली है। एक होती है प्रत्यक्ष और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेशन वो होता है जैसे कोई उद्योगपति है या कोई बिजनेसमैन है या ऑफिसर्स है, कर्मचारी हैं, वो उनको जो सैलरी प्राप्त होती है या उद्योगपति अपने आय अर्जित करता है तो उसमें
जैसे इनकम टैक्स देता है तो वो डायरेक्ट या सरकार को टैक्स देता है, तो वो तो हो गया अप्रत्यक्ष टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी सरकार को, सॉरी डायरेक्ट टैक्स यानी सरकार को डायरेक्ट उसने टैक्स दे दिया। दूसरा होता है कि अप्रत्यक्ष टैक्स। अप्रत्यक्ष टैक्स में जैसे भी वर्तमान में जीएसटी है, तो जैसे आपने कोई चीज खरीदी, बिस्किट खरीदे, चॉकलेट खरीदी, आइसक्रीम खरीदी, सिनेमा हॉल गए, आपने टिकट खरीदा, बस आपने ट्रेन में यात्रा की है, बस में यात्रा की है, तो वो जो टैक्स लगता है वो आप डायरेक्ट नहीं देते हैं, आप डायरेक्ट जैसे दुकानदार को देते हैं, ट्रेन वाले को देते हैं, बस वाले को देते हैं, तो वो होगा एक अप्रत्यक्ष। ये सब टैक्स जो सरकार के पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है, और उसके बाद राज्य सरकार वितरण होता है, राज्य सरकार वितरण होता है, और फिर इस जो टैक्स का जो पैसा होता है उससे अपने सरकार शिक्षा पे खर्च करती है, स्कूल्स बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, हेल्थ में हॉस्पिटल्स बनते हैं, सड़क बनती हैं, पार्क बनते हैं, तो उनमें ये जो देश के विकास में काम आता है। भारत में जैसे जीएसटी जो प्रणाली है वो ड्यूल जीएसटी प्रणाली है। ड्यूल का मतलब होता है दो जीएसटी लगते हैं। जैसे आपने कोई दुकान से कोई सामान खरीदा हुआ तो उस पर लिखा होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। इसका मतलब होता है भारत क्या है, एक फेडरल सिस्टम है, राज्यों का संघ है, अनेक राज्यों से मिलकर एक भारत देश बना है, इसलिए यहाँ पे दो जीएसटी लगता है, एक स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी जाता है केंद्र सरकार में और स्टेट जीएसटी आता है राजस्थान सरकार में। तो मैं एक बार पुनः एलएम बात चैनल को बधाई देता हूँ आज के आयोजन के लिए एवं इनके आगे के भविष्य के लिए, और प्यारे बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं कि आगे जीवन में बढ़े, अच्छे नागरिक बने, अच्छे ऑफिसर्स बने, अच्छे कोई राजनीति में जाए तो अच्छे नेता बने, ताकि देश का कल्याण हो सके, देश का भविष्य सुधर सके। इसी के साथ धन्यवाद। सर ने जानकारी दी गद्दीराम जी सर हैं, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका डॉक्टर राजेंद्र जी सर जो आयुक्त महोदय, संभाई के आयुक्त महोदय वाणिज्य करके हैं, और अब मैं विवेक जी ढाकर जो हमारे बिजोलिया से हैं उनकी भी काफी अच्छी। धन्यवाद। बोली भारत माता की वंदे। भारत 11 की भीलवाड़ा शाखा के शुभारंभ के अवसर पर 5 इंडियन ब्रांच एनसीसी के इस प्रांगण में आयोजित इस अवेयरनेस कार्यक्रम में मंच पर विराजित भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, उद्यम के और उद्यमियों के रूप में जाना जाता है, एक सफल बड़े व्यवसायी और साथी गौ सेवक के रूप में एक अपने सरल स्वभाव के धनी अशोक जी कोठारी साहब, जिनका आपने जिसे कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर के मुख से इस तरीके की बात सुनना रेयर होता है। मेरा कई बार मिलना हुआ, मेरे अच्छे मित्र एडिशनल एसपी, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा व्यास जी के उसमें, he is additional SP, not DYSP, one rank above that. Although he is an IPS officer, but it is on the rank of additional SP, ACB, Anti-Corruption Bureau. ब्रजराज सिंह जी अभी मेरे से पहले जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और आपको SGST और CGST के बारे में बताया, कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ आए हैं, एडिशनल कमिश्नर कनीराम जी, बोथ डॉक्टर कुमावत सर, डॉक्टर दिनेश जी एंड डॉक्टर सुरेश जी, प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन केसी काकड़ साहब, अजमीरा साहब, विजय कुमार जी, बीबी गुप्ता साहब, और ये सौभाग्य कहेंगे कि जैसा कि अशोक जी भाई साहब ने बताया, ब्रजराज जी ने बताया कि हम इस रोड से कई बार गुजरे, प्रथम बार आपका यहाँ आगमन हुआ,
मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तेजेंद्र शर्मा साहब का, कि उनके स्नेह और उनके प्रेम की वजह से वो कोई भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है वो निश्चित तौर पर मुझे यहाँ बुलाते हैं और आपके बीच में मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका देते हैं। तो मैं कई बार इस प्रांगण में आया हूँ और अब तो ये है कि एज ए गेस्ट नहीं, एज ए होस्ट मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करने का अधिकार रखता हूँ। समक्ष विराजित हमारे फौज के सारे अधिकारी, जेसीओस, एनसीसी को आपको चलाने वाले और आपको यहाँ पर ट्रेन करने वाले सारे सीटीओस, भारत 11 के सभी टीम मेंबर्स, कैमरामैन, आपके जो भी असिस्टेंट स्टाफ हैं, एसीबी से आए हमारे पारिजी साथी उन सभी, और ब्रजराज जी ने एक उदाहरण दिया था अमेरिका का, तो वहाँ पर सीनियर और जूनियर होता है, तो ब्रजराज जी जूनियर यहाँ बैठे हुए हैं। सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप एनसीसी के कैडेट्स हैं। थोड़ा सा टफ ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जनरल से आप थोड़ा सा अलग होते हैं। तो लंबा भोजन जनरली उबाऊ होता है, पर परेशान होता है। हम भी नीचे बैठते थे, ऐसे तो यूँ लगता था कि कंक्लूड करें क्या, लंबा इतना बात कर रहे हैं। वो आगे हमारे छोटा जूनियर बैठा है, उसके पैर में हो रहा है, बार बार वो पैर सो जाता है, जिसे कहते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन, वो बार बार उसको कर रहा है, जूतों को सही कर रहा है, वो कर रहा है। परंतु समय महत्वपूर्ण है। आज हम हैं, रहें ना रहें, अपना संपर्क हो ना हो, आज यहाँ जितने भी जने बैठे हैं, अगर इसकी स्ट्रेंथ माने तो 200 जने यहाँ पर बैठे हुए हैं। 200 जनों का 1 मिनट यानी 200 मिनट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। 200 मिनट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मेरा इसमें निवेदन है कि मैं थोड़ी सी बात आपसे बीच में शेयर करना चाहूंगा, और चूंकि आप बच्चे हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। हालांकि सीओ साहब भी बैठे हैं, जहां पे भी आपको लगे कि ज्यादा लंबा हो गया तो आप एनसीसी क्लियर बजा दीजिएगा, मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा। ये ऑथोरिटी मैं आपको देता हूँ। टीवी में चैनल देखते हैं तो रिमोट आपके पास होता है, तो जहां पे भी आपको लगे आप बिंदास एनसीसी क्लियर बजा दीजिएगा, मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा। कि भारत देश है, चैनल का नाम आपने रखा है 11 भारत। इसमें कई चीजें हैं। 11 को हम शुभ मानते हैं, ऑर्डर इवन नंबर्स होते हैं, ऑर्डर नंबर को हम सही मानते हैं, शुभ मानते हैं। 5, 7, 9, 11, शायद इसीलिए आपने 11 रखा है, या फिर ये भी हो सकता है और 1 और 1 11 होते हैं। फिर आपने उसमें शब्द लिखा है भारत, भारत का ये देश सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक चला आ रहा है। कई आक्रांताएं, कई शासक यहाँ पर है और भारत अभी तक जीवित है, इसलिए शायद आपने भारत रखा है। फिर आपने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा है। आज 2 दिन बाद इस भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा दिन था, जब 200 साल की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। पलक ने जैसा बोला, ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त से पहले आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऊपर आपने लिखा है अवेयरनेस रैली पब्लिक प्रोग्राम, और इसके स्पॉन्सर्स हैं ऑल इंडिया पुलिस सहयोग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा, यानी एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसके हेड यहाँ पर हैं।
साथ में आपका ACFI और बाकी मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपका आशीष डायबिटीज सेंटर राजस्थान के जो भी हैं उनको, और एक प्लेटफॉर्म दिया है NCC ने, और प्लेटफॉर्म के साथ सुनने वाले भी आप लोग हैं। अशोक जी की बात से शुरू करूं कि भारत, आजाद भारत बिना अशोक स्तंभ के पूर्ण नहीं हो सकता। अशोक जी ने एक बात कही, फोकस। ब्रजराज जी ने उसमें एक ऐड करा, योग। कांजीराम जी ने उसमें एडिशन दिया, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। स्टेट और सेंटर के अलावा यहाँ पर बहुत सारी जातियां, भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान है, उसको एकजुट रखना सबसे टफ टास्क है। इसीलिए यहाँ पर जो आपके समक्ष जो मंचासीन हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म के की फिगर्स हैं, क्रीम फिगर्स हैं, परंतु शुरुआत भी अशोक जी से करें तो एक चीज और कहूंगा, जहां धन है, जहां पावर है, फोकस आज का वहां है। और वो फोकस होने की वजह से उसके जो मीन्स हैं वो करप्ट मीन्स हैं उसको अचीव करने के। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ हमारी इंडिविजुअल उसमें भागीदारी नहीं होगी, वो करप्शन खत्म नहीं होगा। वो जो हम, जैसे अशोक जी ने बताया, अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी, हम देख रहे हैं कि इस मंच पे बैठना है, कहां से बैठना है, कैसे बैठना है, वो कोई हमारा फोकस उसके मीन्स, और वो मीन्स कहीं ना कहीं हमें डेविएट कर रहे हैं। ये चकाचौंध हमें डेविएट कर रही है। हालांकि कर्नल साहब ने कल मुझे फोन करा था बुलाने का, तो उन्होंने नशे को लेकर कहा था कि इसको अवेयरनेस में हम एक इंक्लूड कर रहे हैं, नशे को लेकर कोई बात यहाँ पर हम बच्चों के बीच में करना चाहेंगे। आपने बात करी तो जैसे आपका कोई टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, कल ऐसे होगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मैंने नशे को लेकर कोई चीज प्रिपेयर करी थी। कल ऐसे प्रिपरेशन होता है ना, ऐसा प्रिपरेशन था, तो वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। आप सब यहां बैठे हुए, नशा कितनी तरीके का होता है कोई बताएंगे? नशे में किसे मानते हैं? नशा कोई भी? जनरली हम नशे को लेकर ये मानते हैं किसी मादक पदार्थ का सेवन करा है वो नशे में, टॉबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, ओपियम कंजम्पशन, सिर्फ यही नशा नहीं है। आजकल कई तरीके के नशे हैं। आजकल धार्मिक नशा भी है। नशा वो है जो आपके विवेक शक्ति को खत्म कर दे। वो सब चीज जो आपके विवेक को, आपके मति को भ्रम कर दे, आपको निर्णय की क्षमता नहीं हो, वो सब नशा है। और नशे को हम शान समझ रहे हैं, विशेषकर युवा, और उसे फीड किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी अच्छे माध्यम से। आज ही मैं सुबह जब पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आया, कोई वर्ड्स थे, मैं उसको
स्किप कर रहा हूं, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जो प्रॉपर, जिसे हम नशा कह रहे हैं, आपके टॉक्सिक्स और ये आपके नार्कोटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए कोई वर्ड्स बना रखे हैं उन्होंने। स्कूल और कॉलेजेस में डिलीवर किए जा रहे हैं, बच्चों के मार्फत डिलीवर कराया जा रहा है। तो करबद्ध निवेदन, जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मस्तिष्क के होंगे और किसी भी तरीके का नशा, क्रोध, उन्माद, धार्मिक भावनाएं, इन तरीके की चीजों से दूर रहेंगे, क्योंकि नशा शान नहीं, नाश करता है। एक चीज और, क्योंकि यहाँ कर बच्चे यहाँ काफी बैठे हुए हैं, सीटीओज में भी महिला सीटीओज ज्यादा हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने एक योजना का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया था। वो था महिलाओं को स्मार्टफोन विद 3 इयर्स इंटरनेट डाटा उन्होंने दिया, जिसमें आपकी 9 से 12 तक की बच्चियां, ग्रेजुएशन टेक्निकल एजुकेशन में जो हैं वो बच्चियां, एकल महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं, प्रायोरिटी से उन लोगों को वो दिया है 40 लाख स्मार्टफोन विद इंटरनेट डाटा ऑफ 3 इयर्स, वो उनको दिया। और वो इसके लिए दिया कि आप अपने, जैसा कि बताया, कि नॉलेज को इनहेंस करें। अभी पिछली बार जब मैं कार्यक्रम में आया था, तब डीजी साहब यहाँ आए थे। उन्होंने किसी मंच पे, किसी जगह से, शायद आप में कुछ कैडेट्स भी थे, उन्होंने एक चीज पूछी थी, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है। तो नॉलेज एक ऐसी चीज है कि आपको उससे इनहेंस करके आप ले सकते हैं, पर वो नॉलेज विजडम में तब बनेगा जब आप प्रैक्टिकली उसको देखेंगे और कहीं ना कहीं आप उसको चाहेंगे कि ये सही है, ये गलत है। तो उनकी स्पीच की एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को हम विकसित देशों से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर रहे हैं। ये ट्रेंड था जो हमारे कॉलोनियल टाइम पर ब्रिटिशर्स का, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में कहा कि भारत को, जैसा कि ब्रजराज जी ने बताया, पतंजलि इतने बड़े वो हुए थे, बहुत रिच कल्चर का देश था भारत, तो इसको खत्म कैसे किया जाए। तो एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की चीज पुट कर दो कि भारतीय अपने आप को कंपेयर करें हम लोगों से, ब्रिटिशर से, और वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करें, अपने आप को हीन बताने लगे, अपने आप को कमजोर बताने लगे। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, यानी मैं आपको कहीं कुछ नहीं कर सकता। हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, सीएम साहब ने स्पीच में जो कहा, मैं विशेषकर यहाँ पर जो मातृशक्ति बैठी हुए, यहाँ पर जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अमेरिका आज की तारीख में वर्ल्ड पावर है, सबसे ज्यादा जो पावर है, पूरा ट्रांजिशन, कोठारी साहब इसको जानते होंगे, सारी चीज जो किससे ट्रांजिशन किससे हो रही है, डॉलर से, इसलिए वर्ल्ड पावर है अमेरिका। अमेरिका की आजादी के 144 ईयर्स बाद महिलाओं को वोटिंग राइट दिए गए थे अमेरिका, आफ्टर 144 ईयर्स। इंग्लैंड जिसने हमारे पर राज करा, अपने आप को बहुत एडवांस ड्रेसअप से, बोलचाल से, हम इंग्लैंड के आजादी के बाद या इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के गठित होने के 100 साल बाद इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। भारत में 1947 में देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन गठित हुआ आपका, 1950 में जब वो इम्प्लीमेंट किया गया, डे फर्स्ट से महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए।
आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें कॉलेजिएट्स स्टूडेंट होंगे, सारी चीज होगी। 21 ईयर्स आपका वोटिंग राइट की एज थी। राजीव जी गांधी के टाइम पर इस एज को कम किया गया, 18 ईयर्स के मेजर को वोटिंग राइट दिया गया। ये भागीदारी इसलिए दी गई कि आप सक्षम हैं, ऊर्जावान हैं, परंतु चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे वो कहीं पे भी अधिकारी के रूप में, समाज सेवक के रूप में, जैसे कांजीराम जी ने कहा, राजनेता भी अच्छे चाहिए। एसीबी के अधिकारी बैठे हुए हैं, करप्शन लेस चाहिए। पहले तो हम ये तय करें कि करप्शन है या नहीं। ये भी एक करप्शन है, जैसा बताया कि आपने गंदगी और आपके घर का कूड़ा आपने बाहर फेंक दिया, ये भी एक करप्शन है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई गई हैं, पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को तो जानते ही नहीं कितने पॉइंट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो चीजें सही है वो शाश्वत है, वो सही रहेंगी, चाहे व्यक्ति रहे चाहे नहीं रहे, चाहे वो उपस्थित हो चाहे नहीं हो। सही चीजों को मजबूती से अपनाएं, अपने हित में अपनाएं। स्वार्थ का जमाना है, कलयुग है, अपने हित में अपनाएं। आप जब सक्षम हो जाएंगे तो देश अपने आप सक्षम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप त्याग करें, आप सक्षम हो जाएंगे, आप सही होंगे, करप्शन लेस होंगे, तो अपने आप चीज सही हो जाएगी, पूरा मैकेनिज्म सही हो जाएगा। धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः कर्नल साहब को कि इस अवसर पर उन्होंने अपनी आत्मीयता से मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में बोलने का मौका दिया। और जो भी आप लोग सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद। मैंने आपको रिमोट दिया पर आपने चैनल चेंज नहीं करा, एनसीसी क्लैप नहीं बजाई। हो सकता है कुछ परसेंटेज ऐसे हो कि दूसरे के देखे हुए वो नहीं बजा रहा तो मैं अकेला बजाऊंगा तो ठीक भी लगेगा, हो सकता है सर्टेन परसेंटेज वो हो। एनीवेज, थैंक्स टू यू ऑल। और जो मंच पर बैठे हुए हैं, जो इस देश की प्रगति में अपना सहयोग दे रहे हैं, इस देश की मजबूती में अपना सहयोग दे रहे हैं, आज उन सबके साथ मंच शेयर कर मुझे जो सौभाग्य मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दो शब्द बच्चों के लिए क्या, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वंदे मातरम। Respected guests on dais, NCC staff members, रविकुमार जी व्यास जनरल मैनेजर, एवं मेरे प्यारे बच्चे, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अपने देश को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष हो गए, 76 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि अपना देश अभी तक पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपने देश में अभी तक बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, कालाबाजारी है। जब तक ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी तब तक हम अपने आप को पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं मानेंगे। तो ये जब तक कुरीतियाँ मिटेगी तब जाके हम अपने आप को एक स्वतंत्र देश के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा, एनसीसी कैडेट्स के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका उज्जवल भविष्य है। जैसे एक कुम्हार होता है, वो अपने घड़े को जो आकार देता है, बहुत सारे शेप देता है कच्ची मिट्टी से, तो उन शेप से घड़ा कैसे बनता है। तो अभी आपकी उम्र ये है कि हम इन अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देंगे तो हम इनको एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं और इनका ही देश के लिए कारगर साबित होगा कि ये अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे। तो हमेशा मेरा मानना ये है कि हमारी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए। वी बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमेशा हमारी सोच ऊंची होगी तो वी विल टच द न्यूअर हाइट्स। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि ये चैनल ने जो नया चालू किया है, तो मैं रविकुमार जी व्यास को इस चैनल की नई ऊंचाई छूने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक्स।